हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके 10th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। क्लास 10th के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद अब आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं। बहरहाल अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि 10th का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बात यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लास 10th के रिजल्ट का इंतजार करना बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th के रिजल्ट का इंतजार ना करके आप क्लास 11th पास किए हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th के रिजल्ट का इंतजार ना करके आप क्लास 11th की क्लासेस को शुरू कर दीजिए। क्लास 11th की क्लास के बारे में हमें आज की क्लास में बातचीत करनी है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये सेशन, आज का ये लेक्चर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसमें हम क्लास 11th के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल बातचीत ये करनी है बेटा। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में क्या चीजें जरूरी हैं, और क्या जैसा क्लास 10th चल रहा था वैसा ही क्लास 11th भी है क्या। क्या क्लास 10th से क्लास 11th डिफरेंट है? क्या क्लास 10th और क्लास 11th में जमीन आसमान का अंतर है क्या? क्या क्लास 10th पढ़ने से क्लास 11th आसान हो सकती है क्या? क्या क्लास 9th और 10th का कंटेंट क्लास 11th में यूज होने वाला है? क्या इनका यूज है कि नहीं? अगर है तो कैसे है? इन सभी विषयों पर आज की इस क्लास में हम बातचीत करें। बहरहाल एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद आप लगता है कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम कर लिया है और आप खूब 2-3 महीने का रेस्ट पीरियड लेते हैं। ठीक है, इस बात से आप अनभिज्ञ हैं क्योंकि बच्चों की क्लास 11th का सिलेबस 10th के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो आपको अब समझने की जरूरत है, और क्लास 10th का एग्जाम दिया है आपने और आपको यह कमांड होगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो आप समय को नहीं बर्बाद करिए। क्लास 10th का एग्जाम भले ही आपने दे लिया है, लेकिन मेरी बात मान लीजिए, क्लास 11th का कोर्स जो है वो बहुत ही बड़ा है और उसे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका जो मेंटल लेवल है वो अच्छा हो जाए और आप जब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी तब तक में आप बढ़िया तरीके से क्लास 11th को पढ़ चुके होंगे। यानी कि कम से कम आपका 20% सिलेबस, 30% सिलेबस कवर हो चुका होगा ये गर्मियों की छुट्टियों में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रख करके क्लास 11th का जो पोर्शन है वो हम लोग अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे, हम इसमें लेट नहीं करेंगे। यानी कि आज का ये जो लेक्चर है, जो हम क्लास आज आपको पढ़ा रहे हैं, इस क्लास में केवल व केवल हम सिलेबस का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। यानी कि हमारा क्लास 11th का सिलेबस क्या है, हमारे यहाँ कितनी बुक चलती है, केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या क्या चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर को पढ़ने में कितना समय लगेगा, और कौन से चैप्टर क्लास 9th और 10th से रिलेट करते हैं, और किस चैप्टर में 9th 10th के कौन से चैप्टर का यूज है। इन सभी बातों को हम आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के आज की ये क्लास पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको हर एक चैप्टर की, अपने सिलेबस की, चैप्टर की एनालिसिस की, चैप्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े कंटेंट का और पिछली क्लासेस का हमारी इस क्लास में क्या योगदान है, इसकी जानकारी अवश्य हो जाए। इसलिए हम ये लेक्चर आपके लिए, आज के ये लेक्चर खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की, जो ये आज की क्लास है, जहां पर हम आज आपसे बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और 9 10th का उपयोग क्लास 11th में क्या है। क्लास 11th हमारे लिए खास क्यों है, 9 10th से अलग है, या 9 10th को लेकर क्लास 11th में पढ़ना चलना आसान हो सकता है। इन सभी विषयों पर आज की इस लेक्चर में हम आपसे करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास क्लास, जहां पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। चलिए, क्लास 11th के सिलेबस के बारे में जो हमारा आपका डिस्कशन होगा, उसमें हम एक एक बात बड़े ही डिटेल तरीके से आपको समझाएंगे, और खूब ध्यान से समझिएगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आप ये एक छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, उसके नीचे पार्ट 1 लिखा है। आपको ये तो जानकर खुशी ही होगी कि द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आपका वही अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर आप क्लास 10th और 9th में पढ़ रहे थे, है ना। तो क्लास 10th आपको हमने किस तरीके से पढ़ाया, कितनी मेहनत आपके पीछे हुई और आपने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया, आपके क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, कितने आए, एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज में कितना अच्छा
प्रभाव पड़ा और आप एग्जाम में कितना अच्छा कर पाए, वो सारी चीज आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल कोई भी बच्चा अगर आज इस YouTube चैनल पर नया है, जो पहली बार हमसे मिल रहा है, इस चैनल के माध्यम से हमारी उसकी बातचीत हो रही है, जुड़ पा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो जब तक नए अपडेट्स हमारे द्वारा जो भी हो वो आप तक पहुंचते रहें। और बेटा सबसे खास बात यह है कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की क्लास, जहां पर हम करेंगे सिलेबस की बात। क्लास 11th में आपके यहां दो बुक चलती है, ठीक है। एक एनसीईआरटी पार्ट 1 है, पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 एनसीईआरटी में दो बुक है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, पार्ट 2 में कितने चैप्टर हैं, इन दोनों विषयों पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर, जैसे आप बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आपने ऐसा सुना होगा कि जो बुक्स चलती हैं, कुछ लोग बताते हैं ओपी टंडन पढ़िए, मॉडर्न एबीसी पढ़िए, प्रभात कुमार पढ़िए, तमाम तरह की आपको बुक्स की सलाह दी जाती है। मेरे बच्चे, मेरी बात केवल सिर्फ इतनी से सुनना है कि एनसीईआरटी एक सबसे अच्छी बुक है, और आपको सर्वप्रथम एनसीईआरटी को प्रिफर करना है। उसके अलावा आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़िए, उसमें आपको कहीं से कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन खास तौर पर बात ये ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस बनाकर रखना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी बुक जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेगी। पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, पार्ट 2 में कितने चैप्टर हैं, और कौन सा चैप्टर पिछले कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ये सभी बात आज की इस क्लास में हम करेंगे डिस्कस आपसे। तो सुनिए, जैसे ये पार्ट 1 हमारे पास जो है, इसके बारे में जरा डिस्कस करिएगा। तो पार्ट 1 जो हमारी बुक है, उसमें टोटल बेटा जो चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर हैं। टोटल हमारे सिलेबस में 9 चैप्टर हैं प्रेजेंट टाइम पे। 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर हमारे पार्ट 1 में हैं, और उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं वो पार्ट 2 में हैं। तो पार्ट 1 के चैप्टर्स अगर हम बात करें, तो जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये 4 चैप्टर इधर हो गए। और उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। तो टोटल मिलाकर 6 चैप्टर हमारे पास पार्ट 1 के हैं। और पार्ट 2 की तरफ अगर हम प्रोसीड करते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ा प्यारा नाम है इसका, जीओसी लोग इसे प्यार से कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके जिंदगी में आया ना, एकदम उत्पात मचा दिया, और कुछ लोगों की जिंदगी संवार भी देता है। और जीओसी अगर आ जाए तो आप ऑर्गेनिक के जन्मदाता नहीं, आप ऑर्गेनिक को समझने में बहुत अच्छा एहसास गेन कर सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो टोटल हमारे पास पार्ट 2 में 3 चैप्टर हैं, और पार्ट 1 में 6 चैप्टर हैं। यानी जो एनसीईआरटी की पहली बुक आपकी होगी उसमें 6 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे, और एनसीईआरटी की जो दूसरी बुक होगी उसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि पहले हमारे यहाँ 14 चैप्टर हुआ करते थे। सीबीएसई की ये देन है कि उसने बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए हमारे सिलेबस से, जिस वजह से आज प्रेजेंट टाइम पे हमें 9 चैप्टर पढ़ने का केवल मौका मिल पा रहा है। ये 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर पार्ट 1 के हैं और 3 चैप्टर पार्ट 2 के। बहरहाल अब एक बहुत बड़ा विचार आता है कि यार, हम तो साइंस में बहुत सारे चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं क्लास 10th में, और यहां पर केवल 9 ही तो चैप्टर हैं। 9 ही, ये ही लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले हर एक चैप्टर बहुत बड़े हैं, बहुत ही डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ये डरा नहीं रहे हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं कि अभी से आप मेंटलिटी ये बना लीजिए कि आपको अच्छा ही करना है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, और इस पोर्शन पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमने सर 9th 10th में पढ़ा, क्या वो काम आएगा या नहीं आएगा? क्या 9th 10th का पढ़ा हुआ और 11th में जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग है क्या? बेटा, जो 9th में पढ़ा वो 11th में काम आएगा, जो 10th में पढ़ा वो 12th में काम आएगा। तो क्या 10th का पढ़ा 11th में काम नहीं आएगा क्या? 10th का पढ़ा कुछ पोर्शन 11th में काम आएगा, लेकिन 9th का पढ़ा मेनली आपका किस क्लास में काम आएगा? 11th में काम आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहला चैप्टर आपके सामने ये दिख रहा है, जिसको आप द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम एक सरसरी नजर से आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर ये जो चैप्टर्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें खास हैं और कैसे हम इन पर बात कर पाएंगे। देखिए, जैसे ये देख पा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नाम से लग रहा है कि यार ये तो बहुत झंडू टाइप का चैप्टर होगा, बेसिक चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। हाँ, महीने भर लग जाता है बेसिक ही समझने में, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो,
अगर आपके स्कूल में क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं तो आप बेहिचक जाकर एडमिशन लीजिए और क्लासेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप जुलाई में जाएंगे तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट का बेसिक खत्म हो चुका होगा, है ना। फिर उसके बाद जुलाई में टीचर आपको रफली चीजों को पढ़ा देता है, इसलिए बेटा आप ध्यान रखें, स्कूल अपना शुरू कर दीजिए जाना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये चैप्टर इस पूरे क्लास 11th की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अगले चैप्टर की तरफ जब प्रोसीड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, समझ में चीजें आएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री की डेप्थ तक, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको आया उसको बहुत आया और जिसको नहीं आया उसको नहीं आया। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर आप उसको लगाते हैं, एक बार थोड़ा बहुत आपको समझ में आया तो आप कुछ दूर तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चीजें रिलेट करते हैं। यहां तो जब तक समझ में आता है तब तक एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन पढ़ना आपकी मजबूरी है, चाहे इसे जरूरी समझो चाहे मजबूरी समझो, पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि कोर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आपने कंसीडर किया ही है। तो अब जब कंसीडर किया ही है तो मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप अभी से अपनी मेंटालिटी बना लीजिए कि आपको किस प्रकार से वर्क करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी पढ़ाई की आपकी क्लास 11th में, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, क्लास 9 10th का केस नहीं है, ये बिल्कुल नई क्लास है, आपके लिए खास है। और यहीं से आपके कंपटीशन की रूपरेखा तैयार होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पूरी की पूरी यहीं से होगी। अगर आपने अभी से अपने आप पर फोकस किया तो आप 12th पास होते ही आप कंपटीशन एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जैसे कि नीट, आप जेई की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर बेटा अभी लापरवाही करोगे यहां पर तो लफड़ा हो सकता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि आपने मैटर इन और सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर में जो चीजें पढ़ी थी वो यहां पर आपको सबसे पहले उपयोग में आएंगी। जैसे कौन सी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़े, मैटर के बारे में, फेज, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये टर्म्स सबसे पहले आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, एक नई चीज आपको मिलने, फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गैलुसैक लॉ, इस तरह की चीजें। फिर लास्ट में आपने जो पढ़ा था इस पोर्शन के अंतर्गत फिर स्टैकियोमेट्री मिलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशंस मिलेंगे, मूल कॉन्सेप्ट एक बड़ा अच्छा टॉपिक 9th में पढ़ते थे, वो सारी चीजें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बड़ा ही जानदार शानदार चैप्टर, पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगी। सेकंड चैप्टर में आइए, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको याद हो तो क्लास 9th का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ करता था, याद है ना। तो जो क्लास 9th का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ करता था उसी का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां दिया गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों सेम चीज है। बहरहाल लफड़ा इस बात का है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितना कंटेंट अभी आपने क्लास 9th में पढ़ा था वो यहां फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका कई गुना ज्यादा कंटेंट यहां पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने 2n स्क्वायर तक पढ़ा होगा, 2 8 18 32 पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, तो उतना तक ही ये सीमित नहीं है। अब यहां आपको वहां सेल पढ़ा था, यहां सब सेल मिलेंगे, एसपीडीएफ पढ़ोगे, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, तमाम तरह के रूल, थ्योरीज, तो तमाम चीजें यहां पढ़ने को मिलेगी और अच्छा चैप्टर है। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को खास सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको पढ़ लेने के बाद बेटा एटम की एनालिसिस बड़ी जोरदार हो जाएगी, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठकर भी सोचेंगे तो आपको एटम के अंदर सारी चीजें, क्या चीजें चल रही हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। आप देख भले नहीं पाएंगे लेकिन काल्पनिक तरीके पर आपको सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी। इतनी बात अगर हम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने एहसास किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी आपको बहुत फोकस करना होगा। बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट के पोर्शन में समझ नहीं आता, क्योंकि महीने भर के आसपास का चैप्टर है, ढेर सारे लेक्चर्स हैं, हम ऑनलाइन में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ आप रेगुलर तरीके से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। थर्ड पॉइंट पर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी। ये एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये चैप्टर क्लास 10th में पहले हुआ करता था। क्लास 10th के 5वें चैप्टर के रूप में ये चैप्टर आता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्लास 10th के 5वें चैप्टर को सीबीएसई ने डिलीट मार दिया। कहा कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बच्चों को वैसे प्रेशर नहीं ले रहा है प्रेशर, लेकिन फिर भी पड़ रहा है। आपके बारे में कितना सीबीएसई सोच रहा है, सोचिए।
आपका कैरियर कैसे डुबोया जा रहा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में थोड़ा पढ़े होते, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब टीचर ने बताया कि बेटा पीरियोडिक टेबल डिलीटेड है, तो क्या इतना अंदर से खुशी हुई थी ना कि पूरा अंग अंग एकदम खुश हो गया था। किस लिए? क्योंकि एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज जब क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल एकदम जोरदार तरीके से सीना तान के खड़ा है कि अब हम आए हैं, हमको पढ़ के दिखाओ, तब लगता है कि यार क्लास 10th में काश थोड़ा पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया होता तो आज ज्यादा नौबत नहीं होती। बहरहाल जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। अब इस समय जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको पढ़ना है, ये पीरियोडिक टेबल बड़ा ही जानदार चैप्टर है। इसमें आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की एनालिसिस कराई जाएगी, ग्रुप पीरियड के बारे में बताया जाएगा, एलिमेंट्स को याद कराया जाएगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा कि उसमें एटॉमिक साइज क्या है, रेडियस क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें सिमिलरिटी किस प्रकार से होती है, ग्रुप वाइज सिमिलरिटी क्या है, पीरियड वाइज सिमिलरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने को मिलेंगी। कब? जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो चैप्टर आपके पास। अब इसके बाद पार्ट 1 का जो 4th चैप्टर हमारे पास आता है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब लगता है यार ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर क्लास 10th के 3rd चैप्टर से इसकी उत्पत्ति हुई है। जरा चलते हैं पीछे, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। केमिकल बॉन्डिंग क्लास अगर देखा जाए तो 10th का 3rd चैप्टर जो मेटल एंड नॉन मेटल आपने पढ़ा था ना, उस मेटल एंड नॉन मेटल का जो 2nd पार्ट आप पढ़ते थे, बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड में आप आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे। वहीं पर आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। याद आ रहा है कुछ? आपने CH4, CO2, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे, वही स्ट्रक्चर्स आज आपके लिए फायदेमंद होंगे। यानी ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10th के 3rd चैप्टर के 2nd पार्ट से उठाकर यहां चैप्टर बनाया गया। यानी कि अगर क्लास 10th का जो 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट, यानी जो बॉन्डिंग वाला पोर्शन था, जहां पर आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को सिखाया गया था, ऑक्टेट रूल पढ़ाया गया था, वो पोर्शन अगर तैयार होगा तो ये केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी मदद मिलने वाली है। यानी कि जो वहां पर पढ़े थे उसके आगे का पोर्शन यहां पढ़ने को मिलेगा। जो स्ट्रक्चर्स वहां नहीं बन पाए, वो स्ट्रक्चर्स यहां बनाने को मिलेंगे। यानी कि मौका है, अच्छा मौका है, अच्छा कुछ कर ले जाने का। तो इस प्रकार से हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब 4 के बाद हमारे पास जो 5वां चैप्टर आया, जरा बेटा इसको गौर से सुनना। ये 5वां चैप्टर आपके लिए क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। ये जो 5th चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसके जस्ट बाद है इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स दिखाई दे रहा है, इसकी क्या रूपरेखा है, जरा इसको समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बिल्कुल नया है। आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये कभी कभार पढ़ने को मिला भी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पीछे की क्लासेज में कभी थर्मो को पढ़ाया नहीं गया। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये दोनों चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नए हैं और ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और इस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहां पर हम टेम्परेचर, प्रेशर आदि कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे और एनर्जी के बारे में मैक्सिमम बात करते हैं। रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, रिएक्शन की स्टेबिलिटी है कि नहीं है, प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, आयंस कैसे बनते हैं, आयंस में इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होता है, एसिड बेस सॉल्ट का भी कुछ कॉन्सेप्ट इस इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए अच्छा है। और इस इक्विलिब्रियम में अगर हम पीछे ले चले थोड़ा सा, तो जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10th में पढ़े थे, उसका थोड़ा सा रोल इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। बाकी आपके लिए चैप्टर 5th और 6th बिल्कुल नया है, अच्छा है। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते थे ना, वैसे इसमें भी न्यूमेरिकल है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अब केमिस्ट्री अपने आप पर आ गई और कह रही है कि बहुत थ्योरी पढ़ लिए, अब जरा हमारे क्वेश्चन लगा करके देखो। इसलिए मजबूत करना कलेजे को, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री लेना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे सरल यही है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप पीसीएम ले रहे हो या पीसीबी ले रहे हैं तो सबसे अच्छा केमिस्ट्री है उसमें, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स दिलाएगा कंपटीशन में। 7वां चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। याद करिए क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम था। और उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट का मतलब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पढ़ते थे ना कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, तो वहां जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे वो ये रिडॉक्स है। आज यह रिडॉक्स एक बड़े चैप्टर के रूप में उभर कर आया है। वहां ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े थे उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को लेकर आज ये रिडॉक्स रिएक्शन एक नया चैप्टर बनके एक नए चेहरे के रूप में आया है। लेकिन इससे आने वाला हर क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, हमारा वादा है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं, ये सबसे सरल चैप्टर के रूप में गिना जाता है। आप अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा। 8th पे आइए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे लोग प्यार से जीओसी कहते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें हम कार्बन की बातचीत करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हमें डिटेल में बातचीत करें तो जीओसी से बोलते हैं। इसके अंदर हम जो क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ते थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, उसी की देन है ये। किसकी देन है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की देन है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आईयूपीएसी पढ़े थे, आइसोमर पढ़े थे, याद आ रहा है? तो जो वो वहां पर टॉपिक्स पढ़े थे ना, जितना वहां पर पढ़े थे उसके बाद यहां पढ़ने को मिलेगा। यानी कितना अच्छा रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन कितना बनाकर सीबीएसई ने रखा। कहा कि जो 10th में पढ़े उसको ठीक है, उसके आगे 11th में पढ़ो। वही कंटेंट से शुरू करेंगे, यानी 10th वाला फिर से एक बार हम वही 10th यहां पर बेसिक होगा और उसके आगे पढ़ाएंगे जानदार चीज। फिर आते हैं 9th नंबर पे हाइड्रोकार्बन, ये और ज्यादा अच्छी चीज है, ये इसका एप्लीकेशन है। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़ोगे ना उसका एप्लीकेशन हाइड्रोकार्बन में। यहां केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन होता कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनता, वो सारी चीज पढ़ेंगे। और इसके लिए अगर हम थोड़ी सी बात करें तो याद हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, 3 रिएक्शन क्लास 10th में आपने पढ़ा था। वो तीनों रिएक्शन से इस चैप्टर का जन्म हुआ हाइड्रोकार्बन। जानदार चैप्टर है, 18 क्लास का चैप्टर है। और ये चैप्टर अगर आपको आ गया ये, और एक बात, ये दोनों कहते हैं मुझे पढ़ लो, क्लास 12th को हम बना देंगे। क्लास 12th की एक बुक है, पूरी की पूरी एक बुक है, पार्ट 2 जो है वो ऑर्गेनिक की बुक है और वो केवल 8th और 9th चैप्टर पर डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि बिन पढ़े गाड़ी ना चली बच्चा। तो यानी कि अंततः आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटा जी, अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, लग रहा हो पढ़ना पड़ेगा, कुछ लाइट का इशू पहले आता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरी स्टूडियो नई बना दी है। अब आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो लेक्चर्स में कभी कभी जो लाइटिंग का केस आ जाता था वो सब खत्म हो गया है और हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। खुशी की बात यह है, अभी तक आप रिकॉर्डेड लेक्चर से जुड़ रहे थे, अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि आपको 7 बजे से 10 बजे के बीच में टीटीएस पे कराई जाएंगी। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, अच्छा करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ रहे हैं और अच्छा करेंगे। और अगर आज चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं, चैनल को आपने पसंद तो किया ही होगा, समझ में भी आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।